तो गोपालगंज लालू का गढ़ गोपालगंज से रायसीना की कहानी जो है किताबों में भी अब है। आलोक कुमार सुमन वहां पर जदयू के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ प्रेमनाथ चंचल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी से। गोपालगंज की बात करते हैं तो गोपालगंज सुरक्षित सीट है और यहाँ पर पिछले जब 2004 में चुनाव हुए, 2009 में, 2014, 2019 में, तो यहाँ पर भी महाराजगंज वाला ट्रेंड जो है वो नजर आया। 2009 में तो सबसे कम वोटिंग यहाँ पे हुई, लेकिन उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज में बहुत सुधार नहीं हुआ और इस बार भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट जब फाइनल टैली आएगी तो वो करीब करीब 54-55% के आसपास में रह सकता है। ये स्थिति है गोपालगंज की। और गोपालगंज में जो है क्योंकि बिल्कुल बगल के इलाके में जिस तरीके का गोली कांड हुआ है, क्या उसका असर दिखा वहाँ पे? आज जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो वोटिंग ट्रेंड क्योंकि बहुत कुछ बता नहीं रहा है, बहुत उसमें जोश नज़र नहीं आ रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल लोग शिथिल पड़े हुए हैं और वही स्थिति है जो कि 19 में या 14 में थी। गोपालगंज क्या कह रहा है, आलोक सुमन या प्रेमनाथ चंचल? जैसे सबसे पहले तो क्या है ना कि गोपालगंज एक सुरक्षित सीट है, यानी कि वह ऐसे के लिए रिजर्व सीट है। तो जो आपने बात की ना कि बगल की सीट पर गोली चली तो वहाँ पर क्या असर पड़ेगा, तो तमाम जगहों पर जो सीटों की स्थिति है वो अलग अलग किस्म से है। गोपालगंज चूँकि लालू यादव वहाँ से एक भावनात्मक रिश्ता अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, तो भावनात्मक रिश्ता पिछले चुनाव में नहीं चला था। आलोक सुमन ने वहाँ बड़ी जीत हासिल की थी, इस बार भी आलोक सुमन वहाँ से उम्मीदवार हैं और इस बार प्रेमनाथ चंचल पासवान वहाँ से उम्मीदवार बने हैं। ये भी कोई लालू यादव के खिलाड़ी नहीं है, वो मुकेश सहनी के उम्मीदवार हैं वहाँ पर। तो ऐसे में वहाँ पर एक संदेश तो ये शुरू से ही है कि यह सीट क्यों नहीं राजद को गई, तो कह सकते हैं कि ये पहला नुकसान चंचल के लिए रहा वहाँ पे। दूसरा, उम्मीदवारी की घोषणा में यहाँ भी बड़ी विलंब से की गई, इनके नाम की घोषणा प्रेमनाथ चंचल की, इनके नाम की देर से घोषणा होने का नतीजा रहा कि आलोक सुमन जो कि उस इलाके में पहले सांसद रहे हैं, निवर्तमान सांसद हैं, तो उन्होंने अपने जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो काफ़ी लंबे अरसे से पहले से चलाया। और कुछ समीकरणों पर अगर आप देखेंगे ना तो एनडीए के पास जैसे यहाँ पे इस इलाके में 4 विधायक आते हैं और हमने बार बार ये कहा है कि इस बार एनडीए ने एक टास्क दिया है कि तमाम विधायक जो जिस इलाके से आते हैं उनके लिए एक टास्क मिला हुआ है कि आप अपने इलाके में एनडीए प्रत्याशियों की बढ़त सुनिश्चित कीजिए। बढ़त सुनिश्चित कीजिएगा तो आपको टिकट विधानसभा में मिलने में जो संभावनाएं हैं वो बढ़त हम देंगे। तो इसलिए वहाँ पे जो 4 विधानसभा के क्षेत्र हैं उन चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो भी एनडीए के वहाँ पे विधायक हैं वो तमाम विधायक काफ़ी जोर शोर से लगे हुए थे और इस कोशिश में थे कि वहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो। अब जरा सा वहाँ पे अन्य समीकरण देख लीजिए तो ब्राह्मण करीब वहाँ पे 17% आते हैं और राजपूत 13% आते हैं, इनकी आबादी 27% हो जाती है मतदाता के वर्ग के हिसाब से। और ठीक यही स्थिति थी मुस्लिम और यादवों को लेकर के यहाँ पे है। मुस्लिम यहाँ 17% है और 13% यादव मतदाता है। यहाँ पे कुर्मी भी 3% है, 4% कोयरी भी है, 5% भूमिहार भी है। तो एक माना जाता है कि कुर्मी कोयरी का बड़ा वोट शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ है। भूमिहार, राजपूत, जो ब्राह्मण, ये तमाम ऐसी जातियाँ हैं जिनके वोट बैंक को परंपरागत तौर से माना जाता है कि ये वोट बैंक एनडीए के पक्ष में रहा है। तो अब जोड़ लीजिए 17% ब्राह्मण है, 13% राजपूत है, 5% भूमिहार है, 4% कोयरी है, 3% कुर्मी है। आखिर ये मतदाता वर्ग तो बड़े स्तर पर इनके ही साथ रह सकता है। इतना ही नहीं, भले ही प्रेमनाथ चंचल पासवान जाति से हों, लेकिन दलितों के 2 बड़े चेहरे इस समय एनडीए के साथ हैं। एक है चिराग पासवान, दूसरे हैं जीतन राम मांझी, और दोनों ने वहाँ पे लगातार प्रचार किया। वजह थी कि दलितों का एक बड़ा वोट बैंक आलोक सुमन की ओर शिफ्ट करे। तो इन तमाम चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और आलोक सुमन भी दलित जाति से ही आते हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि जेडीयू ने वहाँ पे सियासी समीकरणों को साध करके चुनाव मैदान में उतरे। प्रेमनाथ चंचल के पासवान के पक्ष में तमाम चीज़ें भले ही प्रयास किए गए, लेकिन उन प्रयासों में आलोक सुमन शुरू से जो लीड बनाए हुए रहे वो अंतिम दौर तक वहाँ पे ज़मीन पर तो ऐसा ही दिखा है। अब मतदाता ही आज जाकर के कुछ अलग खेल कर दे तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, मुझसे राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, साथ ही साथ दलितों का एक बड़ा वोट बैंक, यह जो समीकरण है वह समीकरण सीधे तौर पर आलोक सुमन के लिए जाता हुआ दिखता है। और आपको यह भी हम यहाँ बताएं कि अब तेजस्वी यादव A to Z की बात नहीं करते हैं। इस पूरे लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहीं से भी आप नहीं सुना होगा कि A to Z की बात करते हैं। तो आखिर A to Z में तो ये तमाम चीज़ें आती हैं, और ये जब तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएगा तो
प्रेमनाथ चंचल के लिए रास्ता आसान नहीं। नहीं दिखता।